दोस्तों जस्ट इमेजिन, एक आदमी पिछले 100 सालों से स्लीपिंग चैम्बर में ही मौजूद था, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से उस आदमी को इतने समय बाद वापस जगाया, तब उसके साथ आखिर कौन सी डरावनी और दिल दहला देने वाली घटना घटी, ये तो देखना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत 22वीं शताब्दी से होती है, जहाँ विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने बहुत ही ज्यादा तरक्की कर ली थी। हम इंसानों ने तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके सारे जानलेवा बीमारियों का सॉल्यूशन भी निकाल लिया था। यहाँ तक कि कैंसर भी कुछ ही मिनटों के अंदर ठीक किया जा सकता था। अब हमें एलिजाबेथ नाम की एक लड़की दिखाई जाती है, जिसका उसकी जॉब पर आज पहला दिन था। एलिजाबेथ एक बहुत ही एडवांस हेल्थ केयर कंपनी में काम करती थी। ये कंपनी लोगों पर एक्सपेरिमेंट करके अलग अलग टाइप के मेडिसिन बनाती थी। अब यहाँ एलिजाबेथ का स्वागत उसका सीनियर करता है। सीनियर और बाकी सब एलिजाबेथ को वहाँ की सारी चीजें दिखाने लगे थे। तभी उन लोगों ने एलिजाबेथ को सामने मौजूद एक आदमी के स्ट्रक्चर को दिखाया। दरअसल इस आदमी को पिछले 100 सालों से स्लीपिंग चैम्बर यानी कि क्रायो स्लीप में रखा गया है। दरअसल ये एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी थी जिसमें कि अगर किसी इंसान को रख दिया जाए तब उसके बॉडी के टेम्परेचर काफी कम हो जाते थे, जिसकी वजह से वो कई सालों तक जिंदा रह सकता था। इसी तरीके से इस अनजान आदमी को भी क्रायो स्लीप में डाला गया था। सीनियर ने एलिजाबेथ को बताया कि ये आदमी आने वाले 24 घंटों में उठने वाला है, तो इसके बाद तुम्हें इस आदमी की देख रेख करनी होगी। एलिजाबेथ तो अपने सारे काम को अच्छे से सीखने लग जाती है। अब हमें रैंडमली पास्ट के कुछ सीन दिखाए जाते हैं, जिसके अंदर मार्क जार्विस नाम का एक आदमी बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में था। वो तो अपनी रिपोर्ट जानने के लिए डॉक्टर के पास बैठा होता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने मार्क को बताया कि तुम कैंसर की लास्ट स्टेज पर हो और अब मार्क के पास सिर्फ 1 ही साल मौजूद है जिंदा रहने के लिए। मार्क के लगातार कहने पर भी डॉक्टर उसे समझाते हैं कि इस कैंसर का इलाज अब नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तक ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप नहीं हुई हैं जो कैंसर का इलाज कर सके। अब यहाँ मार्क पूरी तरीके से टूट चुका था। उसे कुछ नहीं समझता कि वो क्या करे, और अब वो बिना कुछ सोचे समझे अपनी कार से बाहर निकलकर कहीं जाने लगता है। मार्क को लग रहा था कि उसके पास इतना कम समय है, इससे अच्छा वो अभी अपनी जान दे दे। पर तभी वहाँ मार्क की गर्लफ्रेंड स्टेफनी आ जाती है। स्टेफनी ने तो मार्क को गले लगा लिया और अपने घर पर लेकर आ गई। दरअसल स्टेफनी को डॉक्टर ने सब कुछ बता दिया होता है। स्टेफनी को पता था कि मार्क के पास 1 साल से भी कम का समय है, इसीलिए इस वक्त मार्क को सपोर्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मार्क का तो मुंह पूरी तरीके से उदास हो चुका था और वो तो कुछ बात भी नहीं करता। इसीलिए स्टेफनी ने मार्क को थोड़ा मोटिवेट करने के लिए उसके बचपन के सारे दोस्तों को इनवाइट कर दिया था डिनर पार्टी के लिए। सभी लोग बैठकर मार्क के साथ बातें करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मार्क यहाँ पूरी तरीके से सदमे में था, क्योंकि उसके पास इतना कम समय बचा होता है। उसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। पर तभी मार्क उठकर अपने कमरे में जाके एक टैबलेट लेकर आता है और अब वो उसके अंदर एक एक्सपेरिमेंट के बारे में अपने दोस्तों को दिखा रहा था। दरअसल वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जिनकी मदद से वो इंसानों के शरीर के कटे हुए भाग को वापस से रीजनरेट कर सकते थे। और इसी तरीके से विज्ञान और टेक्नोलॉजी के मामले में लगातार एक्सपेरिमेंट होते जा रहे हैं, जिससे इंसानों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई हैं। इसीलिए मार्क स्टेफनी और बाकी दोस्तों को बता रहा था कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टीज और जायदाद बेचकर क्रायो स्लीप के अंदर चला जाऊंगा। क्रायो स्लीप में रहने पर जब मैं कई सालों बाद वापस उठूंगा, तब उस समय शायद विज्ञान इतना डेवलप हो चुका होगा कि वो कैंसर का इलाज कर सके। मार्क ने उस प्राइवेट कंपनी के भी बारे में पता लगा लिया था कि कैसे वो क्रायो स्लीप में डालते हैं और उनकी क्या कंडीशंस हैं। इस क्रायो स्लीप की वजह से मार्क की पूरी बॉडी एकदम से ठंडी पड़ जाएगी और वो एक तरीके से हाइबरनेशन पर चला जाएगा। अब यहाँ मार्क अपने घर के अंदर आकर एक दोस्त से बात करता रहता है। मार्क का दोस्त कह रहा था कि जितना मुझे उस प्राइवेट कंपनी के बारे में पता है, वो जिंदा लोगों को क्रायो स्लीप में कभी नहीं डालते, क्योंकि ये पूरी तरीके से रूल्स के खिलाफ और इल्लीगल होगा। तभी मार्क ने डिसाइड किया कि वो खुद की जान ले लेगा, फिर वो क्रायो स्लीप में जा सकता है। मार्क का दोस्त तो उसकी बातें सुनकर इतना शॉक रह जाता है, क्योंकि शायद अब मार्क के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता। वो तो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास 1 साल से भी कम का समय है। मार्क ने तो प्राइवेट कंपनी की क्रायो स्लीप में जाने के लिए पैसे जमा करना भी स्टार्ट कर दिया था। अब सीन प्रेजेंट टाइम में आ चुका था, जहां डॉक्टर फ्रैंक नाम का एक वैज्ञानिक किसी अजीब तरीके के इंसान के सेल्स को जनरेट कर रहा होता है। दरअसल ये सेल्स जिस आदमी के थे वो और कोई नहीं बल्कि मार्क होता है। पूरे 24 घंटे बीतने के बाद फ्रैंक की कंपनी मार्क को स्लीपिंग चैम्बर में से बाहर निकाल लेते हैं और अब सारे डॉक्टर्स मार्क को देखने के लिए उसके सामने खड़े हो गए थे। मार्क ने तो धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और सभी को अच्छे से देखने लगा।
दरअसल मार्क पिछले 100 सालों से स्लीपिंग चैम्बर में क्रायो स्लीप में मौजूद था और आज जाकर उसने अपनी आंखें खोली हैं। मार्क की बॉडी के अंदर एक छोटा सा पाइप डाला जाता है जिससे कि उसे खाना दिया जा सके, क्योंकि मार्क अब डायरेक्टली अपने मुंह का यूज करके खाना नहीं खा सकता था। इतने सालों के बाद उठने पर मार्क की बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि वो चल फिर सके, इसीलिए मार्क को आने वाले 100 दिनों तक इसी लेबोरेटरी में रुककर आराम करने के लिए कहा जाता है। डॉक्टर्स ने मार्क को बताया कि अभी तुम्हारे दिमाग में पुरानी यादें मौजूद नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वो सारी यादें वापस आ जाएंगी। उन्होंने तो मार्क को एक छोटी सी चिप दी थी जिसके अंदर सारी यादें स्टोर हो सके, और अब एलिजाबेथ को काम दिया गया था कि वो मार्क की अच्छे से देखभाल करे। देखते ही देखते मार्क को वहाँ पर रहते हुए कई दिन बीत जाते हैं। एलिजाबेथ इतने कम समय में मार्क की एक अच्छी दोस्त बनने के साथ साथ उसकी काफी अच्छे से देखभाल करती थी। अब तो मार्क ने चलना भी स्टार्ट कर दिया था। अब यहाँ धीरे धीरे मार्क को अपनी सारी यादें वापस आने लगी थी। उसे याद आता है कि वो कैसे अपने सारे दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने जाता था और अपनी गर्लफ्रेंड स्टेफनी से बहुत ज्यादा प्यार करता था। वो तो अपनी गर्लफ्रेंड स्टेफनी के साथ काफी अच्छी लाइफ गुजार रहा होता है। अब कई दिनों तक मार्क उसी जगह पर रहकर एक्सरसाइज करता और अपने दिमाग को विकसित करने की कोशिश करता, क्योंकि क्रायो स्लीप से पूरे 100 साल बाद निकलने पर मार्क का दिमाग एक बच्चे जैसा हो गया था, जिसे कि विकसित करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। और अब देखते ही देखते मार्क को वहाँ पर पूरे 100 दिन कंप्लीट हो जाते हैं। डॉक्टर फ्रैंक और उनका पूरा स्टाफ मार्क के लिए 100 दिन कंप्लीट होने की खुशी में केक लेकर आए थे। मार्क भी ये सारी चीजें देखकर थोड़ा सा खुश हो जाता है। केक काटने के बाद डॉक्टर फ्रैंक ने मार्क को एक छोटा सा बॉक्स दिया जिसके अंदर मार्क की पुरानी यादों से रिलेटेड सारी चीजें मौजूद थी। मार्क को बॉक्स के अंदर एक लेटर मिलता है जो उसकी गर्लफ्रेंड स्टेफनी ने लिखा था। एलिजाबेथ मार्क के लिए वो लेटर पढ़ के बताती है। एलिजाबेथ स्टेफनी के लिखे गए शब्दों को पढ़ रही थी, जो ये कहती है कि तुम्हारी क्रायो स्लीप में जाने के बाद मैं पूरी तरीके से अकेली हो गई थी, लेकिन जब स्टेफनी 50 साल की हुई तब उसने भी डिसाइड कर लिया था कि वो क्रायो स्लीप में चली जाएगी। स्टेफनी ने तो मार्क की तरफ पानी में कूदकर अपनी जान दे दी होती है, लेकिन जब स्टेफनी को क्रायो स्लीप चैम्बर में डालने के लिए लाया गया तब उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा कमजोर थी और इस अवस्था में किसी भी इंसान को डालना खतरे से खाली नहीं होता। पर उन डॉक्टर्स ने कैसे भी करके स्टेफनी को क्रायो स्लीप चैम्बर में डाल ही दिया था, लेकिन उसे रिकवर होने में बहुत ही ज्यादा समय लगेगा। ये सारी बातें पता चलने पर मार्क उस लेबोरेटरी के अंदर आ गया था जहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड स्टेफनी की बॉडी क्रायो स्लीप चैम्बर में रखी गई होती है। मार्क अपनी गर्लफ्रेंड की चैम्बर के पास जाकर उसे टच करने लगा था और अब वो डॉक्टर फ्रैंक से कहता है कि जल्द से जल्द उसकी गर्लफ्रेंड को वापस से जिंदा कर दे, लेकिन डॉक्टर फ्रैंक ने मार्क को बताया कि ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि हमने जिस कंडीशन में स्टेफनी को डाला था उसकी बॉडी अभी तक उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुई होगी जो अर्थ के एनवायरनमेंट को सहन कर सके, और उनके पास इतनी भी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। इसीलिए उन्हें स्टेफनी को कई सालों तक क्रायो स्लीप में बंद करके रखना ही पड़ेगा। अब यहाँ मार्क जो अपने कमरे में मौजूद होता है वो लगातार स्टेफनी के बारे में सोचता जा रहा था। दरअसल मार्क को लेटर की वजह से ये अंदाजा हो गया था कि उसके जाने के बाद स्टेफनी ने बहुत ही ज्यादा मुश्किल वक्त देखा होता है, पर अब यहाँ मार्क अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस कर रहा था और अब तो उसकी सारी यादें भी वापस आ चुकी थी, इसीलिए अब वो किसी भी कीमत में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना चाहता है। अब इन्हीं सारी चीजों की वजह से मार्क काफी अजीब तरीके से बिहेव करने लग जाता है। ये बिहेवियर डॉक्टर फ्रैंक और उसके मैनेजमेंट टीम ने देख लिया होता है और अब वो सब बैठकर इन सारी चीजों के बारे में बातें कर रहे थे। तभी एलिजाबेथ इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये देकर कह रही थी कि उन्हें अब मार्क को अब बाहर की दुनिया में लेकर जाना चाहिए, क्योंकि अब तक वो अपनी गर्लफ्रेंड को लगातार मिस करते जा रहा है, लेकिन बाहर लेकर जाने पर मार्क अलग अलग लोगों से मिलेगा जिससे कि वो सारी चीजों से मूव ऑन हो सके। लेकिन डॉक्टर फ्रैंक जवाब देते हैं कि अभी मार्क इन सारी चीजों के लिए रेडी नहीं है, पर जैसे ही कुछ दिनों बाद उन्हें ये कंफर्म हो जाएगा कि मार्क बाहर जाने के लिए तैयार है तब वो मार्क को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। यहाँ एलिजाबेथ मार्क के लिए थोड़ा सा प्रोटेक्टिव फील कर रही थी, क्योंकि इतने दिनों तक मार्क के साथ रहने के कारण उसकी मार्क से एक अटैचमेंट सी हो जाती है। पर अफसोस वो इन सारी चीजों के बारे में सोच ही सकती थी, क्योंकि वो तो उस कंपनी में काम करने वाली एक छोटी सी एम्प्लॉय होती है। आखिर वो मैनेजमेंट के डिसीजंस कैसे ले सकती थी। अब हम मार्क अपने कमरे में दिखाया जाता है, जो इतने समय तक एक ही जगह पर रहकर काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। मार्क तो अब चुपके से डॉक्टर फ्रैंक के कमरे में आकर कुछ छानबीन करने लगा था। उसे ड्रॉर के अंदर डॉक्टर फ्रैंक की एक छोटी सी चिप मिलती है जिसके अंदर उनकी कुछ यादें रखी गई थी। मार्क जल्द से जल्द उसे अपने डिवाइस में डालकर सारी चीजें देखने लगा होता है।
दरअसल उस चिप में डॉक्टर फ्रैंक की वो सारी यादें होती हैं जब वो सालों पहले क्रायो स्लीप के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते थे, और जब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट का यूज कई सारे लोगों पर किया तब इसका इफेक्ट लोगों पर काफी डेंजरस तरीके से होने लगा था। कई मासूम लोग तो इस एक्सपेरिमेंट में अपनी जान गंवा बैठते हैं, और मार्क उनका इकलौता एक्सपेरिमेंट था जो अब कामयाब होने की कगार पर आ चुका है। मार्क को जब ये सारी बातें पता चली तब वो बहुत ही ज्यादा शॉक रह जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि वो इतने सालों तक क्रायो स्लीप में अपने लिए रह रहा था, लेकिन ये प्राइवेट कंपनी वाले अपने ही फायदे के लिए ये सारी चीजें करते जा रहे थे। मार्क तो अगले दिन ही डॉक्टर फ्रैंक के रूम में आकर उनसे बातें करने लगा था। मार्क कह रहा था कि आपकी कंपनी एक एक्सपेरिमेंट की वजह से इतने सारे मासूम लोगों की जान नहीं ले सकती, लेकिन डॉक्टर फ्रैंक ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं सबकी जान तो नहीं बचा सकता, और अगर हम वो सारे एक्सपेरिमेंट नहीं करते तब आज तुम यहाँ जिंदा नहीं रहते। अब यहाँ मार्क को कुछ भी समझता ही नहीं, उसका दिमाग बहुत ही ज्यादा फटा जा रहा था, इसीलिए अब वो तुरंत ही उस लेबोरेटरी के अंदर आ जाता है जहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड स्टेफनी के स्लीपिंग चैम्बर्स मौजूद थे। मार्क उस चैम्बर को पकड़कर अपनी गर्लफ्रेंड को फील करने लग गया था, और अब मार्क वहीं पर बैठकर अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में लगातार सोचते जा रहा था। एक समय पर तो मार्क को लगा कि वो स्लीपिंग चैम्बर की सारी पाइप निकालकर अपनी गर्लफ्रेंड स्टेफनी को हमेशा के लिए आजाद कर दे, पर अब उसी जगह पर एलिजाबेथ आ जाती है। एलिजाबेथ मार्क के इस दर्द और अकेलेपन को महसूस कर पा रही थी, इसीलिए जब भी मार्क को जरूरत पड़ती थी एलिजाबेथ उसके पास आ जाती है। अब यहाँ मार्क बड़ा इमोशनल होकर एलिजाबेथ को अपनी पुरानी बातें बता रहा था। मार्क कहता है कि जब ये पता चला था कि उसे लास्ट स्टेज का कैंसर है और वो जल्द से जल्द 1 साल के अंदर मरने वाला है, तभी से वो चाहता था कि वो क्रायो स्लीप के अंदर चले जाए, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड स्टेफनी ये चाहती थी कि वो यहाँ पर ना जाकर नॉर्मल डॉक्टर से इलाज करवाए, ताकि स्टेफनी मार्क की पूरी तरीके से मदद कर सके। और अब जाकर मार्क को उसका डिसीजन एकदम सही लगता है, क्योंकि क्रायो स्लीप में जाने पर इतने सालों के बाद उठने पर उसे इस लाइफ का कुछ मतलब ही नहीं लगता। आखिर मार्क ने इतने सालों के इंतजार के बाद इन सारी चीजों की उम्मीद ही नहीं की थी। मार्क को तो फील होता है कि वो किसी जेल में कैद है। उसे अपने डिसीजन पर डाउट हो रहा था कि अगर वो यहाँ ना आकर अपने बचे हुए दिनों को स्टेफनी के साथ एंजॉय करता तब वो उसके सबसे बेस्ट पलों में से एक होती। इसीलिए अब मार्क बड़ा इमोशनल होकर एलिजाबेथ से कहता है कि मुझे यहाँ से कैसे भी बाहर निकलना है और प्लीज तुम मेरी इसमें मदद करोगी। हालांकि एलिजाबेथ मार्क को कोई जवाब नहीं देती, लेकिन कहीं न कहीं इतने कम समय में वो भी मार्क को पसंद करने लगी होती है। मार्क तो उदास होकर अपने कमरे में चला गया था, पर अगले मोमेंट में एलिजाबेथ को अपनी गलती का रियलाइजेशन होता है और वो मार्क को आकर अपने गले से लगा देती है। एलिजाबेथ ने मार्क के कान में एक दवाई का नाम लिया जिसे पीने के बाद मार्क को बहुत ही कम समय में आजादी मिल सकती थी, यानी कि मार्क हमेशा के लिए मर जाएगा। गौर करने वाली बात यह होती है कि अब मार्क के बॉडी में कैंसर पूरी तरीके से ठीक हो चुका था, लेकिन फिर भी वो अपनी जान लेने की कोशिश करता है। दरअसल अब मार्क को सारी बातें समझ में आ चुकी थी कि गॉड ने जितने भी इंसानों को उम्र दी है वो उनके लिए सबसे बेस्ट है, और अगर वो कुदरत के बनाए गए रूल्स को तोड़ना चाहेंगे तब उनकी हालत मार्क जैसे ही हो जाएगी। क्योंकि 100 साल पहले मार्क बहुत ही ज्यादा खुश था, उसके पास तो सच्चे दोस्त थे और उसकी गर्लफ्रेंड भी थी, लेकिन अपनी जिंदगी को बढ़ाने के लिए जो नेचुरल तरीके से एक इलीगल काम है, आज पूरे 100 साल बाद मार्क जिंदा तो हो गया है, लेकिन उसकी जिंदगी पूरी दुख और अकेलापन से भरी पड़ी है। मार्क कभी भी ऐसी जिंदगी चाहता ही नहीं था। उसे अपने डिसीजन पर पछतावा होता है कि आखिर वो यहाँ पर आया ही क्यों और अपने इतने अच्छे दोस्त और गर्लफ्रेंड को क्यों छोड़ दिया। अब मार्क को समझ आ चुका था कि उसे क्या करना है। मार्क लेबोरेटरी के अंदर जाकर एलिजाबेथ द्वारा बताई गई दवाई को चुरा लेता है, और अब वो डायरेक्टली उस जगह पर आ चुका था जहाँ स्टेफनी का स्लीपिंग चैम्बर मौजूद होता है। मार्क ने तो स्टेफनी के स्लीपिंग चैम्बर की सारी पाइप्स को निकालना स्टार्ट कर दिया था, जिससे कि स्लीपिंग चैम्बर के अंदर ही स्टेफनी की जान जा सकती थी। मार्क ये सारी चीजें अपनी गर्लफ्रेंड स्टेफनी के साथ इसीलिए कर रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता कि कुछ सालों बाद जब स्टेफनी जिंदा होकर बाहर निकलेगी तब ये सारे डॉक्टर्स और वैज्ञानिक उसके ऊपर अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट करें। यानी जैसा कि मार्क के साथ हुआ, वो नहीं चाहता था कि उसकी गर्लफ्रेंड स्टेफनी के साथ भी हो। और अब स्टेफनी के स्लीपिंग चैम्बर की सारी पाइप्स निकालने के बाद मार्क ने वो दवा भी खा ली होती है, जिसके बाद वो तुरंत ही बेहोश हो गया था। लेकिन कुछ समय बाद हमें मार्क अपनी आंखें खोलता हुआ दिखाई जाता है। मार्क के सामने डॉक्टर फ्रैंक और बहुत सारे वैज्ञानिक मौजूद थे जिन्होंने उसकी इतनी देख रेख की थी, जिसका मतलब होता है कि वैज्ञानिकों ने मार्क को उस जहरीली दवा से बचा लिया था।
अब सारे वैज्ञानिक मिलकर मार्क को अच्छे से समझाते हैं कि तुम्हारे बॉडी में अब कोई भी बीमारी मौजूद नहीं है। जो कैंसर तुम्हारे शरीर में था अब वो भी ठीक हो चुका है। तुम्हें एक नई जिंदगी मिली है जो कई लोगों को मिल भी नहीं पाती, इसीलिए तुम्हें इसकी कदर करनी चाहिए और लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। मार्क भी वैज्ञानिकों की सारी बातें समझ चुका था और अब जाकर सारे वैज्ञानिक मार्क को रिहा कर देते हैं, यानी कि मार्क अब असली दुनिया में जाकर अपने दोस्त बना सकता था और अपनी लाइफ एंजॉय कर सकता था। मार्क को इन सारी चीजों से इतना तो समझ आ चुका होता है कि जिनके पास जितनी भी उम्र बची हो उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए और एंजॉय करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम इंसान प्रकृति और ईश्वर के बनाए गए प्लान में जरा भी बाधा डालेंगे तब इसका सबसे बुरा असर हम पर ही होगा। इसलिए जितनी भी जिंदगी आपके पास बची हुई है वो आराम से जियो और अपने पास कोई भी कंप्लेन मत रखो। इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये साइंस फिक्शन कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार कहानियों में, तब तक के लिए बाय बाय।